नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। फर्स्ट फेज का चुनाव प्रचार थमते थमते मोदी विरोधियों ने सबसे बड़ी गलती कर दी। गुजरात में 89 सीटों का प्रचार रुक गया, लेकिन एक वीडियो गुजरात के वोटर्स के मोबाइल पर पहुंच रहा है। कांग्रेस की तरफ से एक ऐसी गलती हुई है जो 82 बार दोहराई गई है, और जब जब यह गलती दोहराई गई है तब तब नरेंद्र मोदी बंपर वोट से जीते हैं। नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने की भूल पहले सोनिया गांधी ने की, फिर राहुल गांधी ने, और अब कांग्रेस के नए अध्यक्ष ने भी यही भूल कर दी। पॉलिटिकल भाषा में आपको समझाएंगे तो बीच चुनाव गुजरात के रण में मोदी को रावण कहना कांग्रेस को महंगा पड़ेगा। इस बार वही कीमत चुकानी पड़ सकती है जो सोनिया गांधी के मौत के सौदागर वाले बयान के बाद कांग्रेस पार्टी को चुकानी पड़ी थी। आप सोच रहे होंगे कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ये गलती करती कैसे है, जानबूझकर करती है या अनजाने में करती है? क्या सच में एक शब्द से चुनाव जीता या हारा जा सकता है? गुजरात चुनाव का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र क्या है और क्या यह ब्रह्मास्त्र चल चुका है? समझते हैं इस खास इलेक्शन रिपोर्ट से। अब तक 82, तो क्या 182 सीट वाले गुजरात में अब नहीं होगी मोदी के दुश्मनों की वापसी? मौत का सौदागर, गंदी नाली का कीड़ा, भस्मासुर, सांप, बिच्छू, स्टूपिड पीएम, जवानों के खून के दलाल, निकम्मा, औरंगजेब से भी क्रूर तानाशाह, अनपढ़, गमार, दुर्योधन, नालायक और अब रावण। कांग्रेस के नेता अनेक मोदी को गाली देने के मामले में सब एक। कितने भी क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? कितने भी क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? राउंड 1 से ठीक एक दिन पहले मोदी मैदान में नहीं थे, फिर भी कांग्रेस ने ऐसा काम कर दिया कि मोदी की सीट अपने आप बढ़ गई। कितने भी क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? कांग्रेस के नेता आखिर में चुनाव को वहां ले गए जहां नहीं ले जाना चाहिए था। 5000 दिन, 166 महीने, 1,21,920 घंटे, कोई साल नहीं बीता, कोई महीना नहीं गुजरा, कोई ऐसा दिन नहीं गया जब सियासी फायदे के लिए मोदी के दुश्मनों ने उन्हें गाली न दी हो। पूरी लिस्ट आपके सामने है। 13 साल में 82 से ज्यादा गालियों की बौछार मोदी पर की जा चुकी है, लेकिन 182 सीट वाले गुजरात चुनाव से ठीक पहले मोदी को जो गाली दी गई वो विरोधियों की हर गाली पर भारी पड़ेगी। कांग्रेस जब जब मोदी को गाली देती है तब तब उसका सियासी दिवाला निकलता है। हर रोज 2 से 3 किलो गालियां खाने वाले मोदी के लिए गुजरात में अब एक नई गाली ढूंढ कर लाई गई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी की तुलना रावण से करके गुजरात में कांग्रेस के दहन का परमानेंट इंतजाम कर दिया है। पहले खड़गे का पूरा वीडियो देखिए, फिर आगे की बात करेंगे। यहां मैं देख रहा हूं हर इसमें मोदी जी वही कुश्ती खेल रहे। म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन आते हैं, कॉर्पोरेशन के चुनाव आते हैं, मोदी को वोट दो, मोदी को वोट दो, मोदी। क्या मोदी आके यहाँ के म्युनिसिपैलिटी के काम करने वाले हैं? अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने भी क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? समझ में नहीं आता। यह कोई संयोग नहीं है। खड़गे के मुंह से मोदी के लिए रावण यूं ही नहीं निकला। तो क्या ऑर्डर ऊपर से आया था? क्या आलाकमान पीछे खड़ा था? क्या भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने ही मोदी को गाली देने वाला आइडिया खड़गे को भेजा? खड़गे सोमवार रात 9:15 बजे मोदी को रावण कहते हैं और खड़गे की वही गाली करीब 16 घंटों के बाद कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन बन जाती है। कांग्रेस रात भर चुप रहती है और मंगलवार दोपहर 1:30 बजे खड़गे का वही गाली वाला वीडियो शब्दशः घूमने लगता है।
यानी सब कुछ सोच समझ कर हुआ, पूरी प्लानिंग के साथ हुआ। चुनाव प्रचार गुजरात का था, लेकिन टारगेट पर मोदी ही थे, गुजराती वोटर्स ही थे। इस प्रकार का गाली गलौज अपने प्रधानमंत्री के लिए करना, और वह भी गुजरात के सपूत के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग गुजरात में खड़े होकर करना, यह उचित नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, आप जान ले, यह प्रत्येक गुजराती का अपमान है, यह गुजरात का अपमान है। और खड़गे साहब, सोनिया जी के कहने पर आपने गुजरात में जाके गुजरात की मिट्टी पर खड़े होकर गुजरात के बेटे के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, उससे कांग्रेस को आईना दिखाने का काम गुजरात की जनता करेगी। जिस प्रकार का नफरत गांधी परिवार में नरेंद्र मोदी जी के लिए रहा है, नतीजा हुआ है कि आरंभ तो सोनिया जी से होता है और गाली देने का काम तमाम कांग्रेस के नेता करते हैं। मोदी को गाली देने वाले ये नहीं समझते कि मोदी अपने आप में एक इमोशन है। विरोधी मोदी को जितनी गाली देंगे, मोदी के वोट का ग्राफ उतनी तेजी से ऊपर जाएगा। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, एक प्रूवन फैक्ट है। 2007 गुजरात विधानसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कहा था। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस 59 सीटों पर सिमट गई। 117 सीटों के साथ मोदी ने सरकार बनाई। 2014 लोकसभा चुनाव में मणिशंकर अय्यर ने कहा, चाय वाला कभी पीएम नहीं बनेगा, चाय की दुकान ही खोलेगा। नतीजा यह रहा कि बीजेपी ने 282 सीटों के साथ सरकार बनाई, कांग्रेस 44 सीटों पर अटक गई। 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को नीच कहा। नतीजा यह हुआ कि 182 में से 99 सीटों पर बीजेपी जीत गई, कांग्रेस पीछे रह गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल ने चौकीदार चोर है का राग आलापा। उस वक्त भी 303 सीटों के साथ मोदी ने ही वापसी की। आज चारे तरफ જે જન સैलाब છે, ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीतनी जाहिरात છે भाइयों। यानी जब जब विरोधियों ने मोदी को गाली देकर उन पर कीचड़ उछालकर वोट जुटाने की कोशिश की है, तब तब विपक्ष के कीचड़ में कमल ही खिला है। विपक्ष हर बार मुंह की ही खाता है, लेकिन मोदी को गालियां देने से बाज नहीं आता। गुजरातनी जनतानो विजयनो शंखनाद છે दोस्त। सच तो यह है कि मोदी को गालियां दे देकर विपक्ष खुद कमजोर होता जा रहा है, जबकि मोदी मजबूत, कहीं ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। शर्मिंदगी की पराकाष्ठा है, मर्यादा विहीन बेशर्मी की पराकाष्ठा है। लेकिन एक जो दुनिया के लोकप्रियतम नेता है नरेंद्र मोदी जी, उनको कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह से आरोपित करेगा, इसका कोई मतलब है क्या? तो फिर सवाल उठता है कि अनचाहे निकला है क्या, या योजनाबद्ध रूप से आया है? ये है बड़े सवाल। अगर योजनाबद्ध तरीके से आया हो तो इसके पीछे क्या योजना देख रहे हैं आप लोग? इतिहास चले जाइए, मौत का सौदागर किसने कहा? सोनिया जी ने कहा। हार गई बार बार। 19 में चौकीदार ... मैं नहीं कह सकता हूं, हार गए राहुल गांधी। बीच में उनके बाकी नेताओं ने, किसी ने औरंगजेब कहा, किसी ने क्या क्या कहा, वो शब्द का मैं प्रयोग नहीं कर सकता। कल क्या कहा था खड़गे जी ने? झूठों के सरदार हैं। अरे भैया, चुनाव में आओ, बातचीत करो, अपनी बात कहो, अपनी बात हम कहेंगे। ये तो फाउल खेल है ना, फाउल खेल से भी गंदा खेल है। तो फाउल खेल करने वाले गिर जाते हैं, लंबा नहीं खेल पाते। और कांग्रेस पार्टी की हताशा, उनके आने वाले हार की आशंका, इस कारण से न्यूज में रहो या वोट भाग रहा है। अब मैं क्या बोलूं आपसे? आज मैं एक लिस्ट देख रहा था, 2007 से लेकर अब तक 2022 तक की बात करें तो लगभग 82 बार ऐसा हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसी टिप्पणी की गई है जिसको लेकर बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं कि अपमानजनक रहा, बहुत विवाद हुआ। लेकिन आप लोग जिस तरीके से उन टिप्पणियों का अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, जनता के बीच जाकर उसका, ऐसा लगता है कि राजनीतिक फायदा उठाने में आप लोग काफी आगे बढ़ जाते हैं। कांग्रेस जिस मकसद से अटैक करती है वो मकसद पूरा नहीं होता। हम उनको सिखाते हैं क्या हमला करने के लिए? देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक एक गुजराती के हृदय में है, यहाँ के वो बेटे हैं। अपने काम से गुजरात को चमकाया, अपने काम से हिंदुस्तान को चमका रहे हैं, दुनिया में जगह पा रहे हैं। लेकिन ऐसा वो क्यों करते हैं? आपने बहुत सही कहा, उनको नरेंद्र मोदी जी नहीं सुहाते।
नहीं पचते। नफरत तू है कौन, कहां से बन गया प्रधानमंत्री, क्यों बन गया मुख्यमंत्री, ये तो हमारी जगह थी और हमें बार बार हरा भी देता है। स्टॉप मोदी इकोसिस्टम प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, जबकि दूसरी तरफ गुजरात में मोदी मोदी का ही शोर सुनाई दे रहा है। जनता, नेता, कार्यकर्ता सब मोदी मोदी कर रहे हैं। यानी दूसरी तरफ चाहे कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। इस तरफ तो मोदी ही है और इससे फर्क पड़ता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। 2017 में जब गुजरात के चुनाव हुए तो बीजेपी 99 पर आ गई। उस वक्त सीएम पद का चेहरा मोदी नहीं थे, मगर कुछ महीनों के बाद जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए तो गुजरात की 26 लोकसभा सीटों की 182 कॉन्स्टिट्यूंसी में से 173 पर बीजेपी आगे थी। 19 में बीजेपी ने गुजरात से 63% वोट के साथ सारी की सारी 26 लोकसभा सीटें जीती। 14 में भी जब मोदी के नाम पर बीजेपी मैदान में उतरी तो उस वक्त भी 60% वोट के साथ बीजेपी ने गुजरात की सारी लोकसभा सीटें जीती। इन नंबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो गुजराती वोटर्स की पहली पसंद मोदी ही होते हैं, मगर जब गुजरात में सीएम चुनने की बारी आती है तो भी नंबर्स उतने नहीं गिरते। वोट मोदी के नाम पर, मोदी के चेहरे पर ही पड़ते हैं। 2012 के चुनाव में बीजेपी ने 48% वोट हासिल किए थे, तो 2017 में इसमें 1% का इजाफा हो गया। हाँ, ये जरूर है कि गुजरात का सीएम चुनते वक्त वहां के करीब 10% वोटर्स दूसरी पार्टियों, खासकर कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं। अब की बार अगर मोदी ने इन 10% गुजराती वोटर्स को अपने पाले में कर लिया, इस बात पर कन्विंस कर लिया कि इस बार का चुनाव मोदी के नाम पर है, सीएम के नाम पर नहीं, तो तय मानिए 2022 में बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। और इसकी सबसे बड़ी प्रयोगशाला होगी गोधरा। बहुत जल्द मोदी खुद गोधरा के बिल्कुल करीब आने वाले हैं। मोदी सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर होंगे और गोधरा के वोटर्स तक मैसेज डिलीवर कर देंगे। मगर मोदी की एंट्री से पहले स्पॉट पर योगी पहुंच गए हैं। योगी का बुलडोजर फुल फॉर्म में है। इस बुलडोजर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सवार हैं। हाथ में कमल फूल का निशान भी है और साथ ही जो बैनर उन लोगों ने लेकर रखा है उस पर यह लिखा हुआ है जय श्री राम, जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम। ये गुजराती में लिखा हुआ है, उसका तर्जुमा मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ। यहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया लीड से जीतने वाली है। क्या लिखा है आपने इसके ऊपर? ये जय श्री राम, योगी जी को जय, जय श्री राम, भारत माता की जय। गोधरा कम्युनली काफी सेंसिटिव है। यहाँ जबरदस्त हिंदू मुसलमान होता है। मोदी से पहले गोधरा की गलियों में योगी के रोड शो का मतलब ही यही है कि जितना वोट बटेगा उतना बीजेपी को फायदा होगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सारे सर्वे कह रहे हैं गुजरात में फिर से भाजपा की सरकार आ रही है। सारे सर्वे कहते हैं, लेकिन जीत ऐसी होनी चाहिए जो हर सीट पर छक्का दिखाई दे। जीत सामान्य नहीं असामान्य होनी चाहिए। हर बीमारी, हर मर्ज का उपचार हम लोगों के पास है। और कांग्रेस ने बीमारी जो दी, उस बीमारी का उपचार मोदी जी आज कर रहे हैं। गोधरा में राउंड 2 में वोट पड़ेंगे और योगी ने यहां अपने पहले प्रचार के लिए लूणावाड़ा सीट को चुना है। इसका भी अपना महत्व है। लूणावाड़ा भी 2002 में बड़े तौर पर दंगों से प्रभावित होने वाला इलाका रहा है। यहाँ से तीस्ता सीतलवाड़ ने अज्ञात नरकंकालों को खोदकर ढूंढने का दावा किया था, जो बाद में पूरी तरह से झूठा साबित हुआ था। योगी 2002 के दंगों का स्टार्टिंग पॉइंट कहे जाने वाले उसी गोधरा में बुलडोजर लेकर पहुंचे। 30 वर्ष पहले जो बलिदान गोधरा में हुआ, भाइयों बहनों, राम भक्तों के इस बलिदान ने गुजरात को एक मॉडल के रूप में आगे बढ़ाया। और गुजरात ने उस समय कर्फ्यू पर सदैव के लिए कर्फ्यू लगा दिया। अब कर्फ्यू नहीं लगता गुजरात में, दंगे नहीं होते गुजरात में। गुजरात में हर व्यक्ति सुरक्षित है, व्यापार फल फूल रहा है, बेटी और बहनें सुरक्षित हैं। गुजरात में विकास का, सुरक्षा का जो मॉडल दिया,
आज उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में देश आतंकवाद से मुक्त हुआ है, नक्सलवाद से मुक्त हुआ है, अलगाववाद से मुक्त हुआ है। कश्मीर में आतंकवाद की जड़ बनी धारा 370 सदैव के लिए समाप्त कर दी गई है। अब कश्मीर में धारा 370 कभी नहीं आने। 20 वर्ष पहले इसी गोधरा में राम भक्तों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अपने आप को बलिदान देना पड़ा था और प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति, जिस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व मिल रहा है, आज इसका परिणाम है कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। बीजेपी का टारगेट यहाँ के हर वोटर को अपनी तरफ खींचना है, जिनमें 72,000 आदिवासी वोटर्स, 66,000 मुस्लिम वोटर्स, 36,000 दलित और 59,000 क्षत्रिय वोटर्स हैं। कास्ट इक्वेशन के हिसाब से यह सीट कांग्रेस के फेवर में जाती है, लेकिन 2002 के बाद तो यह इलाका पूरी तरह धार्मिक लाइन पर पोलराइज्ड हो गया और इसीलिए बीजेपी को धार्मिक लाइंस पर यहां से भी सभी समाज के वोट मिलने लगे। इस बार ओवैसी की मौजूदगी ने भी एक बार फिर बीजेपी के हाथ में ध्रुवीकरण का हथियार दे दिया है। योगी जी पहली बार गोधरा में आए हैं। जी हाँ। क्या इनका भाषण सुनने आए हैं आप? भारतीय जनता पार्टी का क्या माहौल है यहाँ पे? ओनली गुजरात में ओनली बीजेपी ही चलेगी और कोई पार्टी की जरूरत ही नहीं है हमको, ओनली बीजेपी ही चाहिए। योगी जी की बात ही अलग है ना, उनका भाषण सब जोरदार होता है, वो सबसे बड़े आदमी, अच्छा आदमी सब। हाँ, राष्ट्रवाद के सबके अच्छे है हिंदू के लिए। नरेंद्र मोदी और योगी दोनों जब बोलते हैं तो पब्लिक को बहुत अच्छा लगता है और विकास के बहुत सारे काम किए, जुस्सा मिलता है पब्लिक को और बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। गोधरा में तो बीजेपी आएगी, पब्लिक में उत्साह और बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप किया है सरकार को। यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन टिक ही नहीं सकता, ओनली बीजेपी। गोधरा की धर्म प्रेमी जनता हमेशा से 2002 के बाद से जो जागरूक हुई है, उसके बाद जो यहाँ पे माहौल है उसको देखते हुए आज योगी जी आए हैं, तो लोगों को समझ जाना चाहिए कि गोधरा ही राजनीति का अगले सालों में क्या होने वाला है उसका तय करती है। इस बार तो सिर्फ 258 वोटों से जीती थी बीजेपी यहाँ पे। इस बार उनसे 10 गुने वोटर से जीतेगी बीजेपी और ये लिख के रखो कि गोधरा से ही शुरुआत होने वाली है जीत की। पहला अनाउंसमेंट यही होगा कि हमारे सीके राहुल जी जो बहुत मतों से जीत रहे हैं। यहाँ पे योगी जी के आने से फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। गोधरा की जनता ही ऐसी है कि बीजेपी की लोक चाहना उनके दिलों में बसी है और हिंदुत्व की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ निश्चिंत हो जाओ, भगवाई लहराने वाला है। जय जय श्री राम। छतों पे आपको कैमरे के जरिए मैं यहाँ दिखा पाऊँ कि हर जगह आपको लोग जो है वो खड़े हैं और एक तरीके से जन सैलाब उमड़ा है यहाँ पे योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी ने इसी वजह से योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश के हर हिस्से में है। और इस वक्त गोधरा में जो जनता जुटी है वो बड़े देर से योगी आदित्यनाथ को सुनने का इंतजार कर रही थी। अब देखिए योगी आदित्यनाथ का बड़ा सा कटआउट लगा है, उसके बगल में भगवान श्री राम की भी तस्वीर बड़ी सी लगी है। और योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में लगातार राम मंदिर का भी जिक्र करते हैं और अभी भी बता रहे हैं वो कि राम मंदिर जो है वो बनाया जा रहा है। राम मंदिर के आंदोलन के बाद से ही गोधरा में धार्मिक आधार पर मतों का ध्रुवीकरण शुरू हो गया, जिसका फायदा यहां बीजेपी और उसके प्रत्याशी को लगातार मिला। पिछली बार इस सीट से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले सीके राहुल जी ने कांग्रेस के राजेंद्र सिंह परमार को 258 वोटों के मामूली अंतर से हराया था। गुजरात में मोदी स्ट्रॉन्ग पिच पर हैं, बावजूद इसके बीजेपी ग्राउंड जीरो पर दमदार टीम लेकर उतरी है। नड्डा से लेकर अमित शाह तक, योगी से लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा तक, हर किसी ने पूरा जोर लगा दिया है। सारे समीकरण साधे जा रहे हैं, हर वोटर तक डायरेक्ट पहुंचा जा रहा है और हर बार मोदी के नाम पर ही वोट मांगा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी की भूमिका रहती है और हर चुनाव में रहती है। वो हर चुनाव में इसी तरीके से चुनाव लड़ते हैं और इसी तरीके से वो प्रचार करते हैं। एक तरफा फैसला होगा, सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। भावनगर की भी सभी सीट जीत रहे हैं। मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड सारे टूटेंगे। जब रिकॉर्ड टूटेंगे तो फिर से क्या आनी ही बीजेपी की सरकार के काम को
और उन पर जो अटूट विश्वास है और अथाह प्रेम है, उसको लोग वोट देने वाले हैं। और मुझे कोई सामने चुनौती के रूप में तो छोड़िए, कोई चुनाव लड़ने की स्थिति में भी नहीं दिख रहा। तो एक तरफा फैसला गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में बना लिया। चूंकि इस बार जीत का मार्जिन भी बढ़ाना है और सीट के नंबर्स भी बढ़ाने हैं, इसलिए बीजेपी ने गोधरा जैसे इलाके में योगी वाला ट्रम्प कार्ड खेला। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? जवाब है नहीं। सिर्फ नारे लगाने से जीत नहीं मिलेगी। बीजेपी के कोर वोटर को बूथ पर जाकर लंबी लंबी कतारें लगानी होंगी। ये बात खुद अमित शाह भी कह चुके हैं। आ वखते भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमतથી જીતાડવાની છે। ભાઈ હું પ્રહલાદનગર ને જોધપુરની નજીકમાં છું એટલે કહું છું વોટિંગ કરવું પડે। તમે વોટિંગ ના કરો ને પછી ત્યાં મોટી મોટી લાઈનો લાગે તો અમિત ઠાકરનું બચારાનું શું થાય કહો તો? કરવી પડે કે ના કરવી પડે? અમિતને પ્રચંડ बहुमतથી જીતાડશો? પણ તમારા કહેવાથી હું ના માની જો ભાઈ, હું તો વાણિયો છું। આ 5-10 હજાર માણસોમાં જીતાડી દેશો અમિતભાઈ ને? અરે નારા લગાએથી ના જીતે ભાઈ, શાંત રે, સાંભળ હવે, બેસી જા બેસી જા બેસી જા। મિત્રો, કેટલા લોકો જોડે મોબાઈલ ફોન છે? જરા હાથ ઉપર કરો તો। બધા જોડે છે ને? આ સભા પતે એટલે 2 કલાકમાં 20 લોકોને ફોન કરવાનો છે। ભાઈને, ભાભીને, પિતાને, માતાને, મિત્રને, 20 લોકો તો ઓળખીતા હશે ને તમારા? હા કે ના બોલો? અમદાવાદ શહેરમાં 20 હોય કે ના હોય? તો 20 ફોન કરવાના છે કે 9 વાગ્યા પહેલા मतदान પૂરું કરી દેવાનું। अमित शाह ने बीजेपी के वोटर्स को जो डर दिखाया, उसका सबूत दिग्विजय सिंह की टाइमलाइन पर दिखा। जूनियर ओवैसी का सालों पुराना बयान शेयर करके कांग्रेस पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है, मुस्लिम वोट बटोरना चाहती है। मगर सवाल हिंदू वोटर्स का भी है। इसलिए गुजरात से दूर रहकर राहुल महाकाल के दर्शन करते हैं, सियासी संकेत देते हैं। कांग्रेस का इकोसिस्टम राहुल की इन तस्वीरों को वायरल कराता है, सोशल मीडिया पर फैलाता है, गुजरात में ट्रेंड कराता है। मगर क्या राहुल की नई नई सी दिखने वाली भक्ति से वाकई में कांग्रेस को वोटों वाली शक्ति मिलेगी? ये तस्वीरों में अब आप साफ देख सकते हैं, राहुल गांधी महाकाल के दरबार में हाथ जोड़े खड़े हैं महाकाल के सामने। साथ में दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी। और ये तीसरी बार है जब राहुल गांधी यहाँ पर महाकाल के दर्शन के लिए आए। इससे पहले 2010 में और 2018 में भी। बीजेपी अक्सर यही आरोप लगाती है कि चुनाव आते ही राहुल मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे घूमने लगते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही गायब हो जाते हैं। राहुल की पार्टी के अध्यक्ष मोदी के लिए रावण जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। राहुल खुद भी कैमरे पर आकर कहते हैं कि उनकी इमेज डेंट करने की कोशिश की जाती है, मगर कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं दिखता। मोदी चुपचाप सहते रहते हैं, विरोधी गाली देकर ताली बजाते रहते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त मोदी को दी गई इन्हीं गालियों का जवाब पब्लिक ईवीएम का बटन दबाकर देती है। बार बार, हर बार मोदी को ही चुनती है। पहले आरी चली, फिर तलवार, और आज चप्पल भी चल गई। आखिर आफताब के नाम पर क्या क्या होगा, क्या क्या चलेगा? महरौली में आफताब पर पंचायत बैठी थी, मंच सजा था, लोग तकरीरें कर रहे थे, श्रद्धा को इंसाफ दिलाने की बातें हो रही थी। तभी मंच से एक और आवाज गूंजने लगी, एक और बेटी की बात होने लगी। उस बेटी की मां मंच पर चढ़ गई और फैसला ऑन द स्पॉट करने लगी। ना किसी की बात सुन रही थी, ना किसी की दलील, बस अपनी कह रही थी और अपनी ही सुना रही थी। दनादन चप्पल चला रही थी। आखिर वो महिला कौन थी? महरौली के उस मंच पर ये कैसे पहुंची? उस मां की दलील क्या थी? कौन झूठा, कौन सही? पूरी खबर इस रिपोर्ट में। कल तलवार चली, आज चप्पल। छतरपुर में श्रद्धा वॉलकर को इंसाफ दिलाने के लिए हिंदू एकता मंच ने महापंचायत बुलाई थी।
मंच पर बेटियों को बचाने के लिए आवाज बुलंद की जा रही थी, तभी अचानक मंच पर एक महिला चल गई। महिला ने अपना मुंह ढक कर रखा था। महिला मंच पर अनाउंसर का काम कर रहे शख्स को चप्पल से पीटने लगी। मंच पर कोई कुछ समझ पाता तब तक महिला ने इस शख्स को कई चप्पल रसीद दिए। मुझे 5 दिन हो गए थाने में धक्के खाते हुए, यहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं की है। सुनो, अरे मोबाइल ये क्या हुआ है? पीछे तो देखा ही है, इसी को इग्नोर कर रहे हो। महिला ने जिस शख्स की पिटाई की उनका नाम सत्यप्रकाश कुशवाहा है। मंच पर लोगों को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है। महिला ने सत्यप्रकाश कुशवाहा को भरी सभा में चप्पल से क्यों पीटा? कोई सुनाई नहीं कर रहा। इन्होंने पैसे दिए पुलिस वाले पे, इनके पास फोन आते हैं, फोन पे काम हो जाते हैं। मैं 5 दिन से चक्कर, मेरे सरदार जी को ट्यूमर है, बीमार रहते हैं, वो भी गए उन्होंने ऑनलाइन मैंने कंप्लेंट डाली, ऑनलाइन कंप्लेंट डाली। वो लड़के का बाप है जो बात नहीं करवा रहा है, नेतागिरी में घूमता है, गुंडागर्दी करते हैं और दिखाते हैं कि हम नेता हैं। क्या नाम है? लड़के का नाम सचिन। महिला ने सत्यप्रकाश कुशवाहा पर गंभीर आरोप लगाया है। महिला का कहना है उसकी बेटी 5 दिन से लापता है और सत्यप्रकाश का बेटा सचिन उसकी बेटी को भगा कर ले गया है, जबकि सत्यप्रकाश कुशवाहा ने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। सत्यप्रकाश ने दावा किया कि दोनों ने शादी कर ली है। वो अपना व्यक्तिगत खुन्नस से निकाल रही है, इस पूरे कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने का उसकी साजिश है। चूंकि उसकी बेटी कुछ दिनों से प्यार में थी मेरे बेटे से, हमने समझाया लेकिन ये नहीं मानी। बेटी ने जा करके घर से भाग करके 22 तारीख को उन्होंने आर्य समाज मंदिर में शादी कर लिया। उसका खुन्नस निकाल करके मेरे साथ बार बार कर रही है। घर पे कई बार हमला कर चुकी है, फिर भी हम समाज के लिए, इज्जत के लिए कि चलो दोनों बालिग हैं, दोनों शादी कर लिए तो हमें एक्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये महिला बार बार हमारे ऊपर अटैक कर रही है। आज इसको मौका मिला पब्लिकली तो ये हमें हरासमेंट और बेइज्जती करने का वो काम कर रही है। वो महिला कह रही है कि उनकी बेटी 5 दिन से गायब है, पुलिस जो है कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस कार्रवाई नहीं कर तो उसका जिम्मेदार मैं थोड़ा हूँ, दिल्ली पुलिस उसकी जिम्मेदार है। और ये खुद ये बताए जाकर के ऑन द रिकॉर्ड 22 तारीख को इसकी बेटी भागी है और ये 24 तारीख को कंप्लेन करी है। ये क्यों 24 तारीख को गई है? जब इसके पास आर्य समाज मंदिर का लेटर आया है शादी का, जब इसको पता लगा तब जाकर के कंप्लेन करने गई है। तो आपका बेटा अभी कहाँ है? वो बेटा बेटी दोनों, आपका बेटा अभी कहाँ है? बेटा बेटी दोनों बाहर हैं, लेकिन उनके ऊपर खतरा ऑलरेडी बना हुआ है, उनको डर है। आपका बेटा आपसे संपर्क में है? एक बार कल संपर्क हुआ था, उसके बाद से संपर्क नहीं हो रहा। तो इस महिला की बेटी आपके बेटे के साथ शादी दोनों की हो चुकी है? दोनों की शादी हो चुकी है। आर्य समाज मंदिर में कोर्ट में उन्होंने रजिस्ट्रेशन ले डाल रखा है। कल मुझे पता लगा, कल मुझे फोन आया था, मैं गया थाने में तो उन्होंने बोला कि आपको बेटा बेटी एक्सेप्ट है। मैं लोग की कोई बात ना, बेटा मेरा शादी कर लिया तो भी हम एक्सेप्ट करते हैं, दोनों बालिग हैं और दोनों अपनी मर्जी कर ले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सेम कास्ट मैरिज है ये? हाँ, दोनों एक तरह से परिवार है, पंजाबी परिवार है, राजसिक परिवार के हैं ये। और वो महिला कह रही है कि वो उसकी बेटी को भगाया गया है। वो ये कह रही है कि आपके बेटे 23 साल की है, 22 साल की है, वो कैसे भगाया जा सकता उसको? वो खुद थाने में, हमारे पास अभी कागज नहीं तो मैं दिखा देता। मेरे पास जो सम्मान आया था कि वो अपने मन से भागी है, उसमें सारी लिखी है, बयान करी है वो। लेकिन थाने में तो उसने कहा कि हम गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई है। लड़की 22 तारीख को गई है और 24 तारीख को गुमशुदा रिपोर्ट लिखा रही है, जब इसके पास शादी का लेटर आया है तब ये। महिला का आरोप है कि उसने पुलिस स्टेशन में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जबकि महिला की बेटी ज्योति ने 22 नवंबर को ही सचिन कुशवाहा से शादी कर ली है। सचिन कुशवाहा और ज्योति ने आर्य समाज मंदिर में पूरे विधि विधान से शादी की है।
दोनों के पास शादी का प्रमाण पत्र भी है, शादी का वीडियो भी है, शादी की तस्वीरें भी हैं। शादी की तस्वीरों में ज्योति काफी खुश भी नजर आ रही है। ज्योति का दावा है कि उसने शादी करने के बारे में परिवार को पूरी जानकारी दी थी। आपका नाम क्या है? ज्योति। तो आपको पता है कि आपकी जो सास है, यानी कि इनकी जो माता जी हैं, वो स्टेज पर आई और उन्होंने आपके पिताजी की चप्पलों से पिटाई की। आप दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है? हाँ जी, हमने अपनी मर्जी से शादी करी है। क्या उम्र है आपकी? 23 साल उम्र है मेरी। आपकी उम्र कितनी है? 22। आपने अपनी मर्जी से शादी की है? हाँ जी, अपनी मर्जी से की। कब शादी हुई आप लोगों? 22 नवंबर को हुई थी। अच्छा, कहाँ की शादी आप लोगों ने? हमने आर्य समाज मंदिर में की है। तो आपके परिवार वालों को शादी से आपकी मर्जी थी, उनकी बिना मर्जी के शादी की? नहीं, उनकी मर्जी नहीं थी। मैंने काफी टाइम तक उन्हें समझाया भी था, मनाया भी था, बट वो एग्री नहीं हुए थे। सो दैट्स व्हाई मुझे फिर इनके अपनी मर्जी से शादी करनी। आपकी माताजी से बात हुई? हाँ जी, मॉर्निंग में बात हुई थी। कब बात हुई थी? मॉर्निंग में कॉल आया था उनका, तो बात। क्या बोल रही थी वो? वो यही बोल रहे थे कि हमारा तुमसे कोई नाता नहीं हो, तुम्हारा हमसे कोई नाता नहीं है। तो मैंने उनको बोला भी था कि मैंने बहुत मनाया था, तुम लोग माने नहीं, इसलिए मुझे कदम उठाना पड़ा। तो उन्होंने बोला नहीं, हम जहाँ बोलेंगे तुम्हें वहीं करना चाहिए था। लेकिन आपकी माताजी कह रही है कि उन्होंने पुलिस में आपकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। वो उन्होंने बाद में करवाई थी, लेकिन उनको सब पता था मैं कहाँ गई हूँ, किसके साथ गई हूँ, ऑलरेडी सब बताया गया था। क्या पंचायत भी हुई थी? आप लोग थाने भी गए थे आप दोनों? हाँ जी, पंचायत भी हुई थी। क्या पंचायत में क्या हुआ? उन्होंने गवाही वगैरह ली थी, तो मैंने सब बता दिया था उनको। और थाने में? थाने में भी बयान दे दिया था मैंने। ज्योति 22 साल की है, जो कि उसके आधार कार्ड से पता चल रहा है, जो उसने आर्य समाज मंदिर में शादी करने से पहले जमा करवाया था। तो वहीं सचिन कुशवाहा की उम्र 23 साल है, मतलब दोनों बालिग हैं, खुद से फैसला कर सकते हैं, अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। लेकिन ज्योति के परिवार को सचिन कुशवाहा से उसका रिश्ता नामंजूर है। ज्योति मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली है और पंजाबी परिवार से है, जबकि सचिन कुशवाहा का परिवार यूपी से है। ज्योति का कहना है कि बहुत मनाने पर जब परिवार नहीं माना तो आर्य समाज में जाकर शादी करने का फैसला किया। मैंने अपनी मर्जी से किया। मैंने उनको ये भी बोला था कि उन्होंने मेरे सामने ऑप्शन रखे थे कि तुम हमें चुनना चाहोगी या उनको। मैंने बोला नहीं, मुझे दोनों को चुनना है, ना मैं फैमिली छोड़ना चाहती हूँ ना मैं इनको छोड़ना चाहती हूँ। बट उन्होंने बोला नहीं, एक चुनना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं, मैं एक नहीं चुन सकती। मेरा लास्ट टाइम तक ये डिसीजन था, बट वो एग्री नहीं हुए, इसलिए फिर मैंने अपनी मर्जी से किया। अब आगे क्या करेंगे आप? साथ में रहना। उनको तो मैं बोल दिया मैंने, उन्होंने तो मुझे ये बोला था आपको रिश्ता नहीं है। उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। क्या आपको कुछ खतरा भी है, आपको लगता है? हो सकता है पापा को, हो सकता है मम्मी पापा से। पापा से बात हुई आपकी? नहीं, पापा से बात नहीं, मम्मी से हुई। आप कब से जानते हैं? 2-2.5 साल हो गया मुझे जानते हुए। हमने घर पे बात भी करी, इनके मम्मी पापा के पास भी भेजा था मैंने। मम्मी गई थी, दीदी गई थी मेरी, सबने बात करी थी। कोई मानने के लिए राजी नहीं था। ऊपर से धमकियां दे रहे थे कि जान से मार दूंगा, हमारी गली में मत आना, हमारे यहाँ पे मत आना, इससे बातें मत करना। हमने समझाया था, नहीं समझा था कोई भी। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते, कैसे जान पहचान हुई थी आप? हम पहले एक ही जगह पे काम करते थे। कहाँ पे? नहीं, छतरपुर में ही करते थे। फिर अलग काम करने लग गए। फिर ऐसी फ्रेंडशिप हो गई हमारी, तो फिर हम बात करी शादी के लिए। घर में भी बताया, कोई राजी नहीं हो रहा। मेरे पेरेंट्स राजी थे, सब कोई राजी था। घर पे गए भी, कई बार इन्होंने बात भी करी, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं। पंचायत भी हुई थी क्या आप लोगों को? पंचायत नहीं हुई थी, हम थाने गए थे बस। तो थाने में ज्योति का ही परिवार था? ज्योति नाम है आपका ना? थाने में ज्योति का परिवार भी गया था? वो नहीं थे। अच्छा, तो फिर रजामंदी नहीं हुई मतलब परिवार की तरफ से? उनकी तरफ से कुछ नहीं है। वो बार बार बस यही धमकियां ही दे रहे हैं कि इसको मार देंगे हम, ये साथ नहीं रहना है, ये है वो है, वापस आ जाओ इसके पास, ऐसे आए। लेकिन इनकी तो माताजी कह रही हैं कि ये गायब है, इनको भगाया गया है, गुम है ये। गुम होते तो कल हम स्टेशन भी गए थे। मारपीट की यह घटना उस मंच पर हुई जहां लोग श्रद्धा को इंसाफ दिलाने के लिए जुटे थे। आफताब को कठोर से कठोर सजा दिलाने की मांग कर रहे थे, तो बेटियों को जागरूक कर रहे थे। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस भी तेजी से जांच कर रही है।
श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस ने आफताब की निशानदेही पर 13 बॉडी पार्ट बरामद किए हैं। महरौली के जंगल में पुलिस को एक जबड़ा भी मिला है। आफताब के फ्लैट से खून के धब्बे मिले हैं। गुरुग्राम से भी पुलिस ने कुछ बॉडी पार्ट्स बरामद किए हैं। आफताब और श्रद्धा के कुछ कपड़े भी पुलिस को मिले हैं। पुलिस ने फ्लैट और जंगल से कुछ हथियार भी बरामद किए हैं, जिन्हें जांच के लिए CFSL भेजा है। रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि किस हथियार का इस्तेमाल इस वारदात में किया गया है। श्रद्धा हत्याकांड में करीब 20 दिन की जांच के बाद भी पुलिस के सामने काफी सारी चुनौतियां हैं, और ये चुनौतियां इसलिए हैं कि पुलिस ने अब तक जो रिकवरी की है उसे कोर्ट में साइंटिफिक तौर पर प्रूव भी करना है। यानी कि अब तक जो 13 हड्डियां बरामद हुई हैं, जो जबड़ा बरामद हुआ है, जो खून के निशान आफताब के फ्लैट से मिले हैं, जो कपड़े मिले हैं, क्या वो श्रद्धा के ही हैं? क्या ये हड्डियां श्रद्धा की बॉडी की ही हैं? इन सबको साइंटिफिक तौर पर तभी माना जाएगा तब जब CFSL की तरफ से एक पूरी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को मिल जाए। जो अब तक रिकवरी हुई है वो दिल्ली पुलिस ने सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब में भेजी है। अब तक पुलिस के पास काफी सारे ऐसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं जो इस और इशारा करते हैं कि आफताब ने किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। मसलन आफताब के छतरपुर के फ्लैट में सिर्फ आफताब और साथ में श्रद्धा का मौजूद रहना। इसके अलावा आफताब के इस फ्लैट से 3 जगहों से रसोई, किचन और बाथरूम और बेडरूम से खून के जो निशान मिले हैं, ये भी इस और इशारा करते हैं कि आफताब ने किस तरीके से श्रद्धा की हत्या करके उसके बॉडी के टुकड़े किए। यही नहीं, आफताब के फ्लैट और जंगल से पुलिस ने कुछ हथियार भी बरामद किए हैं, लेकिन उन्हें पुख्ता तौर पर हथियार तभी कहा जा सकेगा जब CFSL की तरफ से यह रिपोर्ट आ जाएगी कि इस हथियार का इस्तेमाल आफताब ने श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े करने के लिए किया था। सूत्र ये बता रहे हैं कि तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त और लग सकता है जब CFSL अपनी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंप देगी। श्रद्धा मर्डर केस की जांच में करीब 200 पुलिसकर्मी लगे हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। श्रद्धा के पिता का भी बयान दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस हर छोटी से छोटी बात जानने की कोशिश कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।